हेलो गाइस, मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट येट कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ओसीआई में कौन कौन से कंपोनेंट्स जाते हैं, कौन से कंपोनेंट्स रिसाइक्लेबल होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स रिसाइक्लेबल नहीं होते हैं, और ये अगर कौन से आइटम ओसीआरई में जाते हैं, कौन से आइटम पीएनएल में जाते हैं। अगर ये आरई में जाएगा या पीएनएल में जाएगा तो कब जाएगा, तो ये सारा कंफ्यूजन रहता है। और हां, एग्जाम के रिलेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर के में भी आया हुआ है इससे क्वेश्चन, आरटीपी में भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं इसमें ओसीआई के रिलेटेड स्टार्टिंग से लेकर फ्रॉम द वेरी एंड सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट दिस वीडियो गेट्स मैक्सिमम रीच। ओके, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। देखो, मुझे मालूम है कि ओसीआई वाले कंपोनेंट्स में आप लोग को दिक्कत होता है, तो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ना आपके साथ पहले यहां पे पूरा लिस्ट डाउन कर दिया है कि ओसीआई में क्या क्या कंपोनेंट्स जाता है, वो किस स्टैंडर्ड पे जाता है। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं आपको पहले सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूं एक एक करके, और उससे क्या होगा, आपका रेलेवेंट स्टैंडर्ड भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। फिर जहां जहां पे आप फंस सकते हो एग्जाम में, वो वाला पर्टिकुलर पार्ट उठा के मैं वो वाला पार्ट भी आपको समझा देता हूं। तो एक बात ध्यान रखना, ओसीआई में टोटल मिला के 6 चीज जाता है। ओसीआई में टोटल मिला के 6 चीज जाता है। अब वो 6 चीज क्या है बताओ तो। पहला हो गया रिवैल्यूएशन गेन, फिर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जो एफबीटी ओसीआई पे होता है तो उसका फेयर वैल्यू गेन और लॉस। फिर पीवीडीबीओ, पीवीडीबीओ याद है क्या, इंडेस 19, इंडेस 19 में जो आपका पीवीडीबीओ और प्लान असेट्स में जो एक्चुरियल गेन और लॉस आता था या रीमेजरमेंट गेन लॉस आता था, एक्चुरियल गेन और लॉस, रीमेजरमेंट गेन और लॉस दोनों एक ही चीज है, बस नाम, दो नाम है इसका, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो रीमेजरमेंट गेन और लॉस या एक्चुरियल गेन और लॉस को हम लोग क्या बोलते थे, इसको ओसीआई में डालते थे, राइट। यहां पे रीमेजरमेंट गेन और लॉस इट इंक्लूड्स सीलिंग एडजस्टमेंट भी ओसीआई में जाता था यहां पे। तो ये वाला सब इंडेस 19 में जाता है। नाउ अगर आपके पास कोई एसोसिएट्स है और एसोसिएट कंपनी में कोई ओसीआई आ रहा है, तो उसका शेयर भी हम लोग ओसीआई में अपने रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर एसोसिएट्स ने पीएनएल में कुछ प्रॉफिट कमाया है तो मैं उसका शेयर हम लोग अपने पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। एसोसिएट्स ने ओसीआई में कोई गेन और लॉस रिकॉर्ड किया है तो उसका शेयर हम लोग अपने ओसीआई में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो ये 4 चीज हो गया यहां पे, ये 4 चीज हो गया यहां पे। अब क्या होता है, एक और होता है, आपको याद होगा, फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन ऑपरेशंस जैसे फॉरेन सब्सिडरी हो गया, फॉरेन एसोसिएट्स हो गया। तो मैंने आपको पढ़ाया था इंडेस 21 में कि जो वहां पे जो फॉरेन सब्सिडरी होते हैं या फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं, जब उसको हम लोग फंक्शनल करेंसी में लाते हैं तो उसमें एक एक्सचेंज डिफरेंस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस। उसको भी हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं, उसको भी हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ एक होता है इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कैश फ्लो हेज। याद है ना, हेज 3 तरह का होता है, फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन हेज, राइट। तो कैश फ्लो हेज में जो भी हेज इंस्ट्रूमेंट में जितना भी गेन और लॉस होता है जो अनरियलाइज होता है, उसको हम लोग ओसीआई में रिकॉर्ड करते हैं। ये बात मालूम है आपको। तो ये 6 कंपोनेंट्स आ रहा है, मैं फिर से बताता हूं। रीवैल्यूएशन गेन और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एट एफबीटी ओसीआई का फेयर वैल्यू गेन लॉस, रीमेजरमेंट गेन लॉस ऑफ पीवीडीबीओ एंड प्लान एसेट्स, शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ एसोसिएट, फिर आपका आ गया यहां पे कैश फ्लो हेज रिजर्व वाला, और एफसीटीआर ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, एफसीटीआर ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। तो ये 6 कंपोनेंट्स है ओसीआई का। अब इसमें से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो शुरू के 4 कंपोनेंट्स है ना, जो ये शुरू के 4 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन गेन ऑफ पीपीई या इंटेंजिबल एसेट्स, फेयर वैल्यू गेन और लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जो एफबीटी ओसीआई में होता है,
फिर रीमेजरमेंट गेन और लॉस ऑफ पीवीडीबीओ प्लान असेट्स, शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ एसोसिएट्स, बोला ये सब रिसाइक्लेबल नहीं है, ये सब रिसाइक्लेबल नहीं है। ओके, ये सब रिसाइक्लेबल नहीं है। तो इसको हम लोग पता है कहां ट्रांसफर करेंगे, इसको पता है हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, इसको हम लोग को ट्रांसफर करना होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। नाउ मैं एक चीज और लिखता हूं, यहां पे एक और आइटम लिख दो, पॉइंट नंबर 7, शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ एसोसिएट्स, और यहां पे लिख दो इंडेक्स 28। सर ऐसा क्यों लिखा यहां पे, अगर एसोसिएट के ओसीआई में कोई आइटम रिसाइक्लेबल है तो वो यहां पे आएगा, तो वो यहां पे आएगा। अगर एसोसिएट के ओसीआई में कोई आइटम्स नॉन रिसाइक्लेबल है तो वो यहां पे आएगा। बस सिंपल सा बात है। मतलब अगर एसोसिएट्स के ओसीआई में रिवैल्यूएशन गेन है तो उसको हम लोग यहां रिकॉर्ड करेंगे। अगर एसोसिएट्स के ओसीआई में आपका आ रहा है कैश फ्लो हेज का गेन तो वो यहां पे आएगा। ओके, तो बेसिकली जो एसोसिएट्स जहां पे रखा है रिसाइक्लेबल तो यहां भी रिसाइक्लेबल, एसोसिएट्स नॉन रिसाइक्लेबल तो हम लोग यहां भी नॉन रिसाइक्लेबल। अब सिंपल सा एक बात समझो, बोला ये सारे आपके रिसाइक्लेबल हैं, ये सारे आपके नॉन रिसाइक्लेबल हैं, तो ये जो नॉन रिसाइक्लेबल हैं, तो एक बात समझो, ओसीआई इज अ टेम्पररी अकाउंट, ओसीआई इज अ टेम्पररी अकाउंट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी ओसीआई में आता है वो ओसीआई के थ्रू रूट होके अदर इक्विटी में एक्यूमुलेट होके बैठते रहता है, वो ओसीआई के थ्रू अदर इक्विटी में एक्यूमुलेट होके सारा रिजर्व्स बनके ये बैठा रहता है। और अब ये आइडियली ये या तो ये पीएनएल में जाएगा, या तो ये पीएनएल में जाएगा। अगर रिसाइक्लेबल है, अगर रिसाइक्लेबल है, रिक्लासिफाई हो सकता है तो ये पीएनएल में जाएगा। अगर ये रिसाइकल नहीं हो सकता है, मतलब विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, तो ये आरई में जाएगा। लेकिन ये ओसीआई के रिजर्व्स में नहीं बैठा रहेगा। लेकिन कब जब ये रियलाइज होता है। जैसे समझो रीवैल्यूएशन गेन, हम लोग असेट्स को सेल कर देंगे तो ये रीवैल्यूएशन गेन हमारा आरई में चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को सेल कर देंगे तो जितना भी फेयर वैल्यू गेन लॉस है उठ के आरई में चल जाएगा। हमने प्लान को डिस्पोज ऑफ कर दिया तो ये उठ के आरई में चल जाएगा। फिर एक्सचेंज डिफरेंस, हमने सब्सिडरी को सेल कर दिया तो जो एफसीटीआर है वो उठ के पीएनएल में चल जाएगा। हमने कैश फ्लो हेज में जो हेज इंस्ट्रूमेंट था वो रियलाइज हो गया तो ये उठ के पीएनएल में चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिक्लासिफाई या नॉट रिक्लासिफाइड। ओके, तो ये आपका 6 कंपोनेंट्स थे, ये आपके 6 कंपोनेंट्स थे, और मैंने बता दिया कौन सा रिक्लासिफाइबल है और कौन सा रिक्लासिफाइबल नहीं है। ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा। नाउ अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसका इंपैक्ट और जहां पे आप लोग गलती करते हो। दो मैंने इसका इंपैक्ट रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे पढ़ाया था आपको, बट फिर भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एक साथ बता देता हूं ओसीआई का, ताकि आप भूलो ना। इंड एस 1638 में मैंने आपको बढ़ाया था कि अगर आपको रिवैल्यूएशन गेन और लॉस होता है तो वो ओसीआई में जाता है और वो ओसीआई के थ्रू रिवैल्यूएशन सरप्लस में एक्यूमुलेट होता है। आई बिलीव ये वाला बात आपको याद होगा। रिवैल्यूएशन गेन लॉस आपका ओसीआई में जाता है और ओसीआई के थ्रू रिवैल्यूएशन सरप्लस में एक्यूमुलेट होता है। नाउ फिर मैंने पढ़ाया होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो मैंने बताया होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस में कि 2 ऑप्शन होता है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ द असेट। जिस दिन आप असेट को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो उस दिन जितना भी उस असेट के पर्टेनिंग जितना भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस होगा उसको पूरा का पूरा उठाओ और आरई में ट्रांसफर कर दो। या दूसरा ऑप्शन क्या है, एनुअली ट्रांसफर करो रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिटेन अर्निंग्स में ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट बाय अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन प्रायर टू रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन पोस्ट टू रिवैल्यूएशन। मतलब रिवैल्यूएशन के कारण कितना अमाउंट से आपका डेप्रिसिएशन बढ़ गया, तो बोला उतना अमाउंट से हर साल ओवर द रिमेनिंग लाइफ आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते रहो। तो ये ट्रीटमेंट मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने क्लास में आपको बोला था एक चीज और, मैंने एग्जांपल लिया था, लेकिन फिर मैंने आपको ये बोला होगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग मानेंगे कि ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग मानेंगे कि ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दिया है कि एंटिटी हैज ए पॉलिसी ऑफ एनुअल ट्रांसफर, एंटिटी हैज ए पॉलिसी ऑफ रिजर्व ट्रांसफर, ओके, एनुअल रिजर्व ट्रांसफर, ऐसा कुछ बोल दिया है तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 लेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 ही मानते हैं।
फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था क्लास में, मैं वो कराता हूं कि इसका इंपैक्ट कैसे होगा और आप गलती कहां कर सकते हो एग्जाम में। मैंने बोला था कि लेट सपोज एक कंपनी है, उसके पास मशीनरी है जिसका कॉस्ट है 9 लाख और इसका लाइफ है 10 ईयर्स, इसका लाइफ है 10 ईयर्स। तो बताओ तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना हो गया? 90,000। नाउ बोला ईयर एंड 2 पे कितना कैरिंग अमाउंट हो गया? 9 लाख माइनस 90,000 इंटू 2 दैट इज 7,20,000 का कैरिंग अमाउंट हो गया। बोला इस दिन फेयर वैल्यू है 960 का, तो रिवैल्यूएशन गेन हो गया आपका 240 का। इसको आपने रिकॉग्नाइज किया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और एक्यूमुलेट कर दिया रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया 960 और रिमेनिंग लाइफ हो गया 8 ईयर्स। कैसे? 10 साल था, 2 साल बीत गया, 8 साल बचा। तो मेरा रिमेनिंग अब मेरा रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 960 बाई 8 इज 120,000। फिर क्या बोल रहा है? ईयर एंड 6 पे मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो गया बताओ तो? कितना इसके बीच में साल कितना गया? 4 साल। तो 120 इंटू 4 इज 480। सो 960 माइनस 480 इज इक्वल टू 480। बोला यहां पे मेरा फेयर वैल्यू है, यहां पे मेरा फेयर वैल्यू है 3 लाख, तो मेरा रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 1,80,000। तो अब इस रिवैल्यूएशन लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व, आपका रिजर्व था 2,40,000, रिवैल्यूएशन गेन था आपका 180, तो ये पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको क्लियरली बोल देता है कि आपका पॉलिसी है एनुअल ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग्स, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसा बोलता है तो क्या करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि हमें निकालना पड़ेगा व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन दिस डेट। क्यों कैरिंग अमाउंट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस 4 साल में 1 2 3 4 साल में हर साल ट्रांसफर हुआ होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग्स बाय एन अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज द एक्सेस डेप्रिसिएशन? 120 माइनस 90 30,000। 30,000 इंटू 4 120,000 का ट्रांसफर हुआ होगा। 240 आपने क्रिएट किया था, 120 आपने ट्रांसफर कर दिया, तो बचा कितना? 120 आपका बचा होगा। मतलब रिवैल्यूएशन लॉस हो गया है आपका 180 का, रिवैल्यूएशन रिजर्व है आपका 120 का। तो आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन लॉस आपका जितना आया है 180 का, तो 120 आप ओसीआई से एडजस्ट कर सकते हो और 60,000 आप पीएनएल में एडजस्ट करोगे, बिकॉज यू एडजस्ट द रिवैल्यूएशन लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट देयर इज अ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। एनी एक्सेस रिवैल्यूएशन लॉस गोज टू पीएनएल, गोज टू पीएनएल। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलो 2 पॉइंट और है जिससे मुझे बहुत हाई चांसेस लगता है कि आईसीआई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, क्योंकि आरटीपी में डाल तो रहा है लेकिन पूछा नहीं है, सो पूछ सकता है। May 24 के आरटीपी में भी ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। May 24 के आरटीपी में भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे। नाउ डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, जब आप सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करते हो तो बोला क्या बोल रहा है? सब्सिडरी का जितना ओसीआई रिजर्व्स था, सब्सिडरी का जितना ओसीआई रिजर्व्स था पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का, तो वो पेरेंट शेयर, पेरेंट रिकॉग्नाइज किया होगा, एनसीआई का शेयर एनसीआई में गया होगा और पेरेंट का शेयर हम लोग रेस्पेक्टिव रिजर्व में एक्यूमुलेट करते हैं। पेरेंट का शेयर ऑफ सब्सिडरीज ओसीआई रिजर्व्स इन द पोस्ट पीरियड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन रेस्पेक्टिव रिजर्व। एनसीआई का पार्ट एनसीआई में एक्यूमुलेट होता है, एनसीआई का पार्ट एनसीआई में एक्यूमुलेट होता है। तो जब हम लोग सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नेट एसेट्स को डिस्पोज ऑफ, नेट एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करते हैं, एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज करते हैं, गुडविल को डी रिकॉग्नाइज करते हैं, सेल कंसीडरेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, डिफरेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट? तो ये एनसीआई का ट्रीटमेंट तो हो गया क्योंकि ये डी रिकॉग्नाइज हो गया, तो इसका तो ट्रीटमेंट हो गया। बट ये पेरेंट का जो रिजर्व था इसका तो ट्रीटमेंट हुआ नहीं, क्योंकि हमने नेट एसेट्स का काम किया, ये रिजर्व का तो काम हुआ नहीं। तो यहां पे स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ये जो रेस्पेक्टिव रिजर्व्स है ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी ट्रांसफर द एक्यूमुलेटेड ओसीआई रिजर्व्स, सिर्फ पेरेंट का शेयर, सिर्फ पेरेंट का शेयर, सिर्फ पेरेंट का शेयर को बोला अगर वो रिसाइक्लेबल है तो पीएनएल में भेजो, अगर वो नॉन रिसाइक्लेबल है तो आरई में भेजो, क्योंकि सब्सिडरी अब सेल हो चुका है। तो ये रियलाइज हो गया आपका, सब्सिडरी डिस्पोज ऑफ हो गया, तो इसको हम लोग जो एक्यूमुलेटेड ओसीआई रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी था इसको या तो पीएनएल में या तो आरई में भेज के खत्म करो इस चीज को। बोलो क्लियर है क्या? तो इस पे आरटीपी जो था आपका May 24 का आरटीपी में क्वेश्चन था
मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं आपके साथ, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं आरटीपी में 24 का। हमने सम किया था, मैं सम पूरा नहीं करा रहा हूं आपको, बस मैं हल्का सा आपको बस जितना रेलेवेंट पार्ट है मैं वो दिखा रहा हूं। तो देखो हमारे पास 90% था, मतलब एनसीआई कितना था 10%, पेरेंट का होल्डिंग कितना था 90%। तो बताओ हमारे पास रिजर्व कितना था, डेट इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू, डेट इन्वेस्टमेंट्स एट एफवीटी ओसीआई, डेट इन्वेस्टमेंट्स एट एफवीटी ओसीआई, ये तो रिसाइक्लेबल होता है, ये तो डेट इन्वेस्टमेंट्स है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बोल रहा हूं मैं। लिख दो यहां पे, इसमें अगर आप कंफ्यूज करोगे तो यहां पे लिख दो इसको भी, 8 फाइनेंशियल असेट्स एट FVTOCI एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एट FVTOCI। ये रिसाइक्लेबल होता है बच्चों, मैंने क्लास में पढ़ाया था ये बात। FA एट FVTOCI एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, ये रिसाइक्लेबल होता है। तो चलो ये कितना है बताओ तो, रिलेटेड OCI रिजर्व कितना है 6 करोड़। तो पेरेंट का शेयर कितना हुआ 5.4 करोड़। तो ये कहां चल जाएगा P&L। देखो मैंने भेजा है, देखो मैंने दिखाया होगा यहां पे, देखो पेरेंट का शेयर 5.4 P&L में चल जाएगा। फिर नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी का रिजर्व कितना है बताओ तो 3 करोड़ का। तो पेरेंट का शेयर कितना है 2.7, ये कहां चल जाएगा RE, क्योंकि ये नॉन रिसाइक्लेबल है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू एट OCI, ये कहां, ये नॉन रिसाइक्लेबल होता है, ये नॉन रिसाइक्लेबल होता है। तो रिजर्व कितना का 4, तो पेरेंट का शेयर कितना हो गया 3.6, 90%, ये कहां चल जाएगा RE। और नेट असेट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ये रिसाइक्लेबल होता है। तो कितना है रिजर्व 8, तो पेरेंट का शेयर कितना हो गया 7.2, ये कहां चल जाएगा P&L, ये कहां चल जाएगा P&L। देखो मैंने इसका जर्नल एंट्री यहां पास करके दिखाया है। डेट इन्वेस्टमेंट्स का था 5.4, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का RE में भेजा मैंने, FCTR मैंने P&L में भेजा है। और ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का नुकसान था, नेगेटिव रिजर्व था, तो मैंने इसको RE में भेज दिया। तो RE में कितना गया देखो तो बताओ तो मुझे, RE में कितना गया 3.6 और 2.7, 3.6 माइनस 2.7, 0.9 मेरा गया RE में। P&L में कितना गया 5.4 प्लस 7.2, 12.6 मेरा P&L में चला गया। आशीष मैंने पढ़ाया था ना, अगर आपका फाइनेंशियल असेट्स FVT OCI में है तो जो फेयर वैल्यू गेन और लॉस आप OCI में रिकॉर्ड करते हो तो वो आपका रिसाइकल होके P&L में जाता है जब आपका ये रियलाइज होता है। याद है मैंने रिसाइकल पढ़ाया भी था आपको, मैंने रिसाइकल कैसे होता है वो पढ़ाया भी था, राइट। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अगर FVT OCI पे होता है तो वो रिसाइकलेबल नहीं होता है, वो रिसाइकलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद है ना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इट इज एन इररिवोकेबल ऑप्शन अवेलेबल एट इनिशियल रिकॉग्निशन। अगर आप एक बार FVT OCI में आ गए तो आप वापस से P&L में नहीं जा सकते हो, इसलिए वो आपका वो नॉट रिसाइकलेबल हो गया। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? सिमिलर केस आपका होता है डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट का भी। अगर आपका डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट का भी केस है, मतलब अगर आप एसोसिएट को भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, अगर आप एसोसिएट को भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो भी ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट, तो जो भी पेरेंट का शेयर ऑफ OCI रिजर्व्स है इन एसोसिएट, जो भी पेरेंट का शेयर है उसको अगर वो रिसाइक्लेबल है तो P&L में ट्रांसफर करो, और अगर वो रिसाइक्लेबल नहीं है तो उसको RE में ट्रांसफर करो। ओके, नाउ व्हेन आई से डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट, तो स्टैंडर्ड यहां पे क्या बोलता है, लेट सपोज आप 30% से अगर 0% गए हो तो इट इज अ डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट, आप 30% से 10% पे गए हो तो भी इट इज अ डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट। नाउ अगर आप 30% से 70% गए हो, मतलब आप एसोसिएट से सब्सिडरी बन रहे हो, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जब आप एसोसिएट से सब्सिडरी बनते हो तो वी अज्यूम कि यू आर डिस्पोजिंग ऑफ द एसोसिएट एंड नाउ बिकमिंग सब्सिडरी। तो हम लोग यहां पे इस केस में भी जब स्टेप एक्विजिशन होता है, जब आप एसोसिएट को हटके आप सब्सिडरी बन रहे हो, तो इस केस में भी एसोसिएट का जितना OCI रिजर्व्स था वो आपको P&L या RE में ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ पेरेंट का शेयर। तो इस पे भी मेरे पास एक क्वेश्चन है और पास्ट एग्जाम में ये आया हुआ भी है। क्या बोल रहा है,
PQR Limited acquired 30% of the voting rights of XYZ Limited for 8,000 crores. PQR invests it accounts for its investment as equity method as per Ind AS 28, मतलब एसोसिएट था आपका। फिर उसके बाद बोल रहा है कि हमने P&L का आपका 700 था, एक्सचेंज डिफरेंस OCI में रिकॉर्ड किया था 100, रिवैल्यूएशन रिजर्व रिकॉर्ड किया था 50, कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट का तो आ गया 8850। ये तो आई थिंक इक्विटी मेथड से आप अकाउंटिंग कर सकते हो ना इसका। तो इक्विटी मेथड से आपने एंट्री क्या पास किया होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 8000 जिस दिन आपने अकाउंट फॉर परचेस किया था, जिस दिन आपने परचेस किया होगा तो आपने एंट्री पास किया होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 8000। सब्सिक्वेंटली आपने एंट्री क्या पास किया होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट 700 टू FCTR, शेयर ऑफ FCTR है, ये शेयर है, शेयर ऑफ FCTR 700 और टू शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व 50। अब इसमें ना 30% मल्टीप्लाई मत कर देना बच्चों, क्योंकि ये 30% मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है। ये शेयर है, शेयर है मतलब वो इक्विटी शेयर वाला शेयर नहीं बोल रहा हूं, शेयर मतलब हिस्सा। 30% मल्टीप्लाई करके आया है ये वाला, ये 30% मल्टीप्लाई करके आ रहा है। सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, देखो ना नीचे हिंट दे दिया है ना, इन्वेस्टमेंट 8000 प्लस 700 प्लस 50, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो ऐड करते हैं इन्वेस्टमेंट में, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो ऐड करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो ये हिंट दे दिया है ना आपको क्वेश्चन में। ओके तो यहां पे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू FCTR टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो ये दोनों हो गया आपका OCI रिजर्व, ये दोनों हो गया आपका OCI रिजर्व। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे पढ़ो, बोला ऑन 1 अप्रैल 20x2 रिमेनिंग 70% एक्वायर कर लिया, मतलब आप बन गए एसोसिएट से सब्सिडरी। इसका मतलब हम लोग ये अज्यूम करते हैं जब आप एसोसिएट से सब्सिडरी बन रहे हो तो आप एसोसिएट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, आप एसोसिएट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, आप एसोसिएट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो ना। जब आप एसोसिएट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो क्या करोगे आप, ये जो भी रिजर्व है, ये दो रिजर्व है ना आपके पास, इसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तो शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस मतलब FCTR ये रिसाइक्लेबल होता है, तो ये कहां चल जाएगा, P&L, नहीं या नहीं है, सॉरी ये नहीं, यहां पे चला गया, P&L में गया, तो 100 का 100 P&L में चला गया। रिवैल्यूएशन गेन ये क्या होता है, नॉन रिसाइक्लेबल, तो ये कहां चला गया, रिटेन अर्निंग्स में चला गया 50। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ये OCI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये लिस्ट को रट लेना, और कौन रिसाइक्लेबल है कौन रिसाइक्लेबल नहीं है, इस दोनों बात को ध्यान में रखना, ये रटना ही पड़ेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा। ओके तो इस लिस्ट को हमेशा अपने पास रखो, सॉर्टेड हो जाएगा लाइफ। ओके